एली कोहेन। नाम याद रखिएगा। तारीख 14 मई 1948। जानते हैं हमने क्यों इस तारीख का जिक्र किया है? आइडिया है आपको? क्या हुआ होगा दुनिया के इतिहास में ऐसा? चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। यही वो तारीख थी जब दुनिया की एक सताई गई और भयंकर जुल्म सहने वाली कौम के लिए नया देश बना और दुनिया के नक्शे में कुछ और नई बॉर्डर लाइंस खींच दी गईं। सताई हुई कौम थी यहूदियों की कौम और उनके लिए बना नया देश था इज़राइल। लेकिन हम यहां आपको इज़राइल के बनने का इतिहास बताने नहीं आए। उसके लिए तो आपके चहेते कुकू एफएम में ऑडियो बुक्स हैं ही। नहीं सुनी तो उसे भी सुनिएगा। तो सज्जनों, बात ऐसी है कि हम बताने आए हैं उन चुनिंदा इंसानों में से एक इंसान की कहानी जिनकी वजह से इज़राइल असल में इज़राइल बना। उस इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी और मौत भी अपने देश के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्बान कर दी। जिसने तमाम उम्र सारी दुनिया यहां तक कि अपनी बीवी और परिवार से भी झूठ बोला ताकि आइडिया है आपको क्या हुआ होगा दुनिया के इतिहास में ऐसा? चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। यही वो तारीख थी जब दुनिया की एक सताई गई और भयंकर जुल्म सहने वाली कौम के लिए नया देश बना और दुनिया के नक्शे में कुछ और नई बॉर्डर लाइंस खींच दी गईं। सताई हुई कौम थी यहूदियों की कौम और उनके लिए बना नया देश था इज़राइल। लेकिन हम यहां आपको इज़राइल के बनने का इतिहास बताने नहीं आए। उसके लिए तो आपके चहेते कुकू एफएम में ऑडियो बुक्स हैं ही। नहीं सुनी तो उसे भी सुनिएगा। तो सज्जनों, बात ऐसी है कि हम बताने आए हैं उन चुनिंदा इंसानों में से एक इंसान की कहानी जिनकी वजह से इज़राइल असल में इज़राइल बना। उस इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी और मौत भी अपने देश के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्बान कर दी। जिसने तमाम उम्र सारी दुनिया यहां तक कि अपनी बीवी और परिवार से भी झूठ बोला ताकि उसका देश, उसका प्यारा इज़राइल सेफ रहे। इंसान का नाम एली कोहेन। दुनिया की नजरों में जासूस और इज़राइल में हमेशा याद किया जाने वाला शहीद एली कोहेन। आप कहेंगे कि हमने एली कोहेन को ही क्यों चुना? तो पहले एक किस्सा सुन लीजिए, जवाब मिल जाएगा। कैसा लगेगा अगर आपको यह सुनने को मिले कि इंडिया के एक जासूस को पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्यों, है ना? चौंकाने वाली बात। और भरोसा इतना कि उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी नॉमिनेट कर दिया जाए। सुनने में कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, मगर क्या आपको विश्वास हो रहा है? नहीं ना? एक्चुअली आपसे मैंने पाकिस्तान के बारे में जिक्र इसलिए किया ताकि आप यह समझ पाएं कि जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका रिश्ता भी आपस में कुछ ऐसा ही है। जी हां, सीरिया और इजराइल का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का। हमने आपको एली कोहेन के बारे में बताया ना, ये इजराइल का वही जासूस था जो सीरिया सरकार के लिए ऐसा खतरा बन गया था कि पूछिए मत। वहां इजराइल को सीरिया के डिफेंस में होने वाली छोटी बड़ी सारी खबरों की जानकारी की खबर लगती है और वो उसके एक्शन करने से पहले ही रिएक्शन दे देता। और सीरिया को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। कोहेन ने मिशन पे जाने से पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और अर्जेंटीना पहुंचते ही उनका सबसे पहला कदम था वहां के ऑफिसर्स से अपनी दोस्ती और पहचान को इस कदर बढ़ा लेना कि कोई भी जरूरत पड़े तो वो एक दूसरे के काम आ सके। एली ने बहुत ही कम समय में वहां के बड़े बड़े अधिकारियों से अच्छी खासी जान पहचान बना ली थी। वहां के एक जनरल के भतीजे को भी उन्होंने बहुत अच्छा मित्र बना लिया था और अक्सर उनके साथ वहां के बॉर्डर्स और खुफिया जगह पे जाते रहते थे जिनसे उसे वहां हो रही प्लानिंग्स के बारे में पता चल सके। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब इन सब के बीच उनकी मुलाकात हुई थी अमीन अल हाफिज से, जो बाद में इन्हीं की हेल्प से वहां के प्रेसिडेंट बने। और हाफिज से की दोस्ती ही वो हथियार थी जिसका फायदा एली ने बखूबी उठाया। आपको सोच के हैरानी होगी कि एक वक्त पे एली की 17 गर्लफ्रेंड्स थीं और जब किसी से भी एली को दोस्ती करनी होती थी और वो करने में उतना कामयाब नहीं हो पाता था, तब अपनी इन्हीं गर्लफ्रेंड्स की बदौलत फोन से दोस्ती कर लेता था। हाफिज के साथ भी उसने यही खेल रचा था और धीरे धीरे उससे अपनी दोस्ती इतनी पक्की कर ली कि एक समय पर जब हाफिज बीमार हो गया था
और उसके सारे प्लान्स फेल हो रहे थे सीरिया के खिलाफ, तो उसने कोहेन को वहां का डिफेंस मिनिस्टर बनने के लिए ऑफर दिया। उसने तो ये तक कह दिया था कि यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद कोहेन से अच्छा प्रेसिडेंट सीरिया को मिल ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि कोहेन ने उसके ऑफर को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मकसद कुछ और ही था। और अब तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा साहस होगा, कैसा जुनून होगा कोहेन में। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको कोहेन की जिंदगी के सफर में, कुकू एफएम की इस खास पेशकश की मदद से। कुकू एफएम ओरिजिनल्स, एली कोहेन, मोसाद का जांबाज जासूस, जिसमें आपको सुनने को मिलेंगे वो कारनामे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जानेंगे उनके परिवार के बारे में, थोड़ी सी कहानी उनके बचपन की, तो कुछ खट्टी मीठी यादें उनके प्यार की, जिसमें होगा त्याग अपने देश के लिए, और वो जुनून, वो साहस जो हर देश अपने देशभक्त में देखना चाहे। और कैसे बचाया उन्होंने इजराइल को सीरियाई हमलों से। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। द मेकिंग ऑफ अ स्पाई। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि कोहेन वास्तव में थे क्या। कभी ये खुद को सीरिया का बताते तो कभी इजराइल का। कभी इन्हें अर्जेंटीना का मान लिया जाता। इन्हें इजराइल का सबसे बहादुर और साहसी जासूस भी कहा जाता है। वो जासूस जिसने 4 साल न केवल दुश्मन देश के बीच सीरिया में गुजारे, बल्कि अपनी बुद्धि और साहस के बल पे वहां की सेना, वहां के लोगों और वहां की सरकार के बीच ऐसा सामंजस्य बना के रखा कि बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना होने लगा। बड़े बड़े सरकारी लोग उन्हें अपने घर दावत पर बुलाते थे। कभी कोई फंक्शन हुआ तो एली का नाम सबसे ऊपर रहता था, जिसके कारण उन्हें कई खुफिया जानकारियां हासिल करने में मदद मिलती रहती। लेकिन वास्तव में यह शख्स न इजराइल में पैदा हुआ और न सीरिया या अर्जेंटीना में। एली का जन्म 26 दिसंबर 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक कट्टर सीरिया यहूदी परिवार में हुआ था। एली कोहेन का पूरा नाम एली बेन शाउल कोहेन था, और इन्हें कमल अमीन तावेत के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता साल 1914 में सीरिया के एलेपो से आकर यहां बसे थे और अपना कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार वहां से निकलने लगे। उन्हें वहां सेफ फील नहीं होता था, तो खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहूदियों ने उस शहर को खाली करने में ही समझदारी समझी। लेकिन तब कोहेन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था। परंतु जब साल 1949 में यहूदियों के ऊपर हो रहे जुल्मों ने तेजी पकड़ी, तो कोहेन के माता पिता और भाइयों ने भी यही फैसला किया और इजराइल में जाकर बस गए। कोहेन के दोनों भाइयों के नाम हैं इब्राहिम और मॉरिस। और उसके बाद यहूदियों के एक लोकल कम्युनिटी स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बार गैर सरकारी काम भी किए। कैंडल मार्च जैसा तब उन दिनों उतना कुछ होता नहीं था, लेकिन एक ग्रुप बनाकर नारेबाजी शुरू कर देना, सरकार के खिलाफ पोस्टर छपवाना, लोगों को भड़काना, ऐसे कई ग्रुप्स में पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही हरकतों के चलते उन्हें बहुत सारी छोटी मोटी पनिशमेंट्स मिलती रहती थी। लेकिन जनवरी 1947 में उन्हें और सभी यहूदियों को पनिशमेंट के तौर पे मिस्र की सेना में शामिल किया गया था। हालांकि एली की वफादारी टेस्ट की गई, कई जगह फेल हुए और कई जगह पास, लेकिन उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड यानी मुस्लिम के ग्रुप्स या फिर कह लीजिए कि अपनी मुस्लिम सीनियर्स से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। एक तरीके से रैगिंग, लेकिन एक ऐसी रैगिंग जिसमें जान का भी खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और इसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपने घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1949 में इजराइल बनने के बाद जब यहूदी परिवार मिस्र छोड़ रहे थे, एली अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री पूरी करने के लिए वापस यहां रुक गए और 1951 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी यहूदी और जियोनिस्ट हरकतों के बारे में पूछताछ की गई, जो वो अलेक्जेंड्रिया के मेन इंस्ट्रक्टर रब्बी के अंडर में कर रहे थे। उन्होंने 1950 के टाइम पे देश में हो रहे बहुत सारे इजराइल के सीक्रेट मिशंस में भी पार्टिसिपेट किया। कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है उड़ता तीर लेने की। अब वो चाहे गलती से हो या जानबूझकर, पर कांड तो करना ही है। कोहेन भी बिल्कुल वैसे थे, अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले, क्योंकि कोहेन के पास पैसे उतने नहीं थे
कि कॉलेज की फीस से लेकर अपने रहने खाने पीने का खर्चा वो पूरी तरह से उठा पाए। तो उसके लिए वो कई छोटे बड़े काम भी करते थे। भाषा पर उनकी पकड़ के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसी भाषा को अपना हथियार बनाकर उन्होंने वहां के लोकल मार्केट्स, लाइब्रेरी, शॉप्स और कई जगह ट्रांसलेटर्स का भी काम किया। उन्हें टैक्स न देना पड़े, ये भी बहुत बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से उन्होंने फौज की भर्ती के लिए अप्लाई किया। अपनी काबिलियत के दम पे उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन वहां गुजारा करना उतना आसान नहीं था और वो ज्यादा दिनों तक वहां टिक नहीं पाए। 1954 में मिस्र के ऑफिसर्स ने कंफ्यूजन में आकर एली को आतंकवादी समझ लिया था। एक्चुअली एली बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना मिलने पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। दिसंबर 1956 में यहूदी एजेंसी ने एली को एक जहाज में इजराइल वापस भेजने में मदद की थी। दिल में जज्बा हो तो आप जो करने की ठान लें वो कर सकते हैं। यही हुआ एली कोहेन के साथ। साल 1960 में इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। वैसे इजरायली खुफिया विभाग में जगह उनको इतनी आसानी से मिली नहीं। मिस्र से वापस आने के बाद उन्होंने 3 साल तक इस विभाग में अपनी अर्जियां दी, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1951 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद एक यहूदी विरोधी अभियान शुरू हुआ और कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर मिस्र एली के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए कई गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में वो इजराइल आकर बस गए। चूंकि उन्हें मिस्र से निकाला गया था तो शुरुआती दौर में उन पर भरोसा करने में उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अपनी देशभक्ति के जुनून के बल पे उन्हें उस विभाग में अपनी जगह हासिल करने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। उन्होंने सरकार और देश के लिए अपने आप को इस तरह से सरेंडर कर दिया था कि इजराइल की उस खुफिया एजेंसी ने ज्यादा टाइम नहीं लिया कोहेन को अपना एजेंट बनाने में। एक छोटा सा किस्सा है। कोहेन को पहली बार उस एजेंसी से जो लेटर मिला था उसमें सिर्फ वहां का पता और मिलने का समय लिखा था। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी कि वो पत्र कहां से आया है, किसने लिखा है, एवं किसने डिलीवर किया। कुछ लिखा नहीं था। अब कोहेन भी कम नहीं थे, बिना किसी डर और झिझक के पहुंच गए उस जगह। जाके देखते हैं तो एड्रेस तो गलत है। एक्चुअली उस एजेंसी का ट्रेनर ये टेस्ट लेना चाहता था कि क्या कोहेन इस काबिल हैं, क्या वो इस जिम्मेदारी को, इस काम की सेंसिटिविटी को समझता है, क्या उसमें एक स्पाई बनने के सारे गुण हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और कोहेन उस टेस्ट को पास कर सही जगह पर दिए गए टाइम पे पहुंचता है, भले ही एड्रेस गलती क्यों ना लिखा हो। और ऐसा करके वो साबित कर देता है कि उस काम के लिए वो एकदम करेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन जितना आसान कोहेन के लिए ये टेस्ट पास करना था, उतना ही मुश्किल था इस ट्रेनिंग को पूरा करना। सुबह सुबह घर से निकलना और वापस जाने का कोई टाइम नहीं। ट्रेनिंग के दौरान क्या खाना, क्या पीना। उनकी ट्रेनिंग के हिस्से में तो कभी कभी 5-5 दिन तक भूखे रहना पड़ता था। उन्हें घंटों जागने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। चारों तरफ खूब तेज रोशनी वाली लाइट्स जला के उनको उसे देखने के लिए कहा जाता था। घंटों न सोने देने के बाद उनसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे और एक भी जवाब गलत होने पर यह प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती थी। नाम बदल बदल कर दूसरे शहरों में भेजना और फिर अपने ही लोगों से उनको पकड़वा कर इंटेरोगेशन करवाना, ये सब उसका हिस्सा थे। रेडियो ट्रांसमीटर का यूज करके कैसे जल्द से जल्द मैसेज भेजना है और कितने कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। यहां तक कि उन्हें तो गूंगे बहरे होने की भी एक्टिंग करना सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती थी फिजिकल स्ट्रेंथ की। मार को कैसे और कितना सहा जा सकता है, कब और कितना बोलना है। कोहेन का सफर बहुत हार्ड था। उसने ये सब करना पड़ेगा, लेकिन कोहेन में जज्बा था और ताकत भी। इसलिए उस एजेंसी ने उसे जो जो करने को कहा, जो जो सीखने को कहा, उसने वो सब किया और पास हुआ, वो भी फुल मार्क्स के साथ। कोहेन के पहले दिन से उसे एक टारगेट दिया गया था कि उसे यह पता लगाना है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। लेकिन पहले ही दिन से बस इस सवाल का जवाब वो गलत ही देता आ रहा था। वो रोज नए लोगों का नाम बताता था। ट्रेनिंग आखिरी दिन पे जब उसने असली लोगों का नाम पूछा जो कि उसका पीछा कर रहे थे, तो उसके ट्रेनी ने बताया कि वो पहले दिन से ही सही जवाब दे रहा था, लेकिन बस वो उसको बताना नहीं चाहते थे कि कौन है वो। मिस्र के जन्मे इस इजरायली जासूस ने एक सीरियाई बिजनेसमैन के रूप में वहां की सेना में सबसे बड़े रैंक को अपनी चालाकी और काबिलियत के बल पे हासिल किया, जो कि इजरायली सरकार और एली के लिए सबसे बड़ी जीत थी।
एली के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक जासूस के रूप में काम कर रहे थे, तो परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते थे। एक जासूस का स्वयं का जीवन भी उतनी ही कठिनाइयों से भरा रहता है जितना तब जब वो मिशन पर होता है। इस तरीके से कोहेन की ट्रेनिंग पूरी होती है और अब वो तैयार है अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज के लिए। तो क्या जिस काम के लिए इस एजेंसी ने उसे तैयार किया है वो काम कोहेन पूरा कर पाएगा? क्या अंजाम होगा उसके इस एक्शन का उसके परिवार पे? और क्या खतरों से भरी इस जिंदगी में कोहेन को कोई मोहब्बत मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स में एली कोहेन, मोसाद के जांबाज जासूस की कहानी, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे भी है, और हम आपको उनके बारे में बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले चलिए, कोहेन और उनकी कहानी तो और भी है, और हम आपको उनके बारे में बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसने कोहेन का साथ कभी नहीं छोड़ा। न तब जब कोहेन ने इजरायली एजेंसी के लिए काम किया, और न तब जब वो सिर्फ एक ट्रांसलेटर थे। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी नाडिया है। नाडिया और कोहेन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और शायद यही वजह थी कि कोहेन जब अपने काम पर लंबे समय तक बाहर रहते थे तो नाडिया ने खुद का और अपने 3 बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। नाडिया का जन्म इराक के बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। वो वहां के बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट्स में रहती थी। नाडिया और टोटल 8 भाई बहन थे। उसके सबसे बड़े भाई राइटर सामी माइकल थे। उन लोगों को इराक छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उन्होंने इराक में कम्युनिस्ट ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था जो गवर्नमेंट शासन के खिलाफ काम कर रहा था। नाडिया के फादर के बीमार हो जाने के बाद फैमिली की कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी। बाकी भाई बहनों का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई, घर का खर्चा, बहुत ही मुश्किल से ये सब मैनेज हो पाता था। एक समय तो ऐसा भी था जब सारे भाई बहन बड़े हो गए तो इन सभी को इजरायली सेना में भी शामिल किया गया। नाडिया और एली की पहली मुलाकात इजराइल में तब हुई जब वो मिस्र से वापस आए थे। वो एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे और पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। 1 महीने का रिलेशन हुआ होगा और इन दोनों ने शादी कर ली। एली के लिए पैसा कभी भी कोई इशू नहीं था। उसे कम में लाइफ स्पेंड करने की आदत थी। पर जब से नाडिया उसकी लाइफ में आई थी तो उसका सपना हमेशा से उसे एक अच्छी और बढ़िया जिंदगी देना था, जिसके लिए उसने कई एफर्ट्स किए। एली ने मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर में अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया। सुबह सुबह स्टोर के लिए निकलना, वहां पूरा एक दिन चेयर पे बैठ के फाइल्स का हिसाब किताब करना, बस यही उसकी जिंदगी थी। हालांकि कोहेन इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि ये वो नहीं था जिसका सपना उन्होंने देखा था। लेकिन जब घर पहुंचकर वो नादिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता तो सब भूल जाता। वो दोनों बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे। नाडिया कोहेन को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। शादी से पहले और अब के कोहेन में बहुत डिफरेंस था। तब का कोहेन बेफिक्र और किसी भी काम को करने से डरता नहीं था, फिर वो काम चाहे सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। यहूदियों को लेकर वो अक्सर छोटे बड़े काम करता रहता था। लेकिन अब कोहेन की लाइफ बस ऑफिस और घर तक ही सिमट के रह गई थी। नाडिया भी ये जानती थी कि वो इससे खुश नहीं है। उसे भी समझ आ रहा था कि ये वो जगह नहीं है जहां वो होना चाहता था। नाडिया का कहना था कि कोहेन बहुत ही ट्रांसपेरेंट और शार्प थे। उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस की भी नॉलेज थी। वो जानता था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं उसके साथ बहुत खुश थी और वही मेरा आखिरी सहारा भी था। कोहेन नाडिया से 11 साल बड़े थे, इसलिए वो पति भी थे और आधे पिता भी। शादी के 3 साल ऐसे ही निकल गए। यहां के कोहेन एजेंसीज में अपना रेज्यूमे भेजते रहे और उन्हें रिजेक्ट किया जाता रहा। एक बार मिस्र में जेल जाने की वजह से उन पर भरोसा करना एजेंसी वालों के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन देश पे मुसीबत ने कोहेन के लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी ने उसे वो लेटर भेजा जो उसके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था। कोहेन उनसे मिलने जाता है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें उसको ये क्लियर कर दिया जाता है कि वो किसी को नहीं बता सकता कि वो क्या है और किसके लिए काम। कोहेन के लिए ये बहुत कठिन समय था, क्योंकि उसने नाडिया से कभी कुछ छुपाया नहीं था। नाडिया ने हर अच्छे बुरे में उसका साथ दिया था, फिर टाइम सही चल रहा हो या खराब। वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी थी। लेकिन अब कोहेन को अपने काम और परिवार में से किसी एक को चुनना था। वो चाहता था कि नाडिया को सब बता दे, लेकिन ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था।
क्योंकि ऐसा करके वो नाडिया की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। एक शाम नाडिया कोहेन का घर पे इंतजार कर रही थी। बहुत ही परेशान थी वो, और गुस्सा उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्या नाडिया को पता चल गया था कि कोहेन ने एजेंसी ज्वाइन कर ली है? और कोहेन के घर आते ही उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो कहां था। उसने बहुत गुस्से में एली से कहा, इतने लेट क्यों हो गए? आजकल बहुत बदल गए हो। अक्सर तुम्हारे शरीर पे चोट के निशान होते हैं। क्या चल रहा है? मुझसे क्या छुपा रहे हो? और आखिरी क्वेश्चन था कि क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है? कोहेन एकदम शांत होकर यह सब सुन रहा था। वो कहता है, स्टोर में आजकल काम बढ़ गया है, इसलिए लेट हो जाता हूं, थक जाता हूं, इसलिए शायद तुम्हें बदला बदला लगा होगा। और मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। उसके इतना कहते ही नाडिया एक जोरदार थप्पड़ कोहेन के गाल पे जड़ देती है और कहती है कि फिर झूठ बोल रहे हो। आज मैं तुम्हारे स्टोर पे गई थी, तुम वहां नहीं थे, और पिछले 6 महीने से तुम वहां नहीं हो। क्या हो रहा है ये सब? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। किसके लिए और क्यों? कोहेन पूछता है कि तुम मेरे स्टोर क्यों गई थी? क्या काम था? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? इस पर नाडिया कोहेन को फिर से एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है और उसके मुंह पर कुछ पेपर के टुकड़े फेंकती है। कोहेन उन्हें देखता है तो पहले तो हैरान होता है और फिर खुशी में झूम उठता है। नाडिया प्रेग्नेंट थी और यही सरप्राइज उसे देने के लिए वो उसके स्टोर गई थी। नाडिया ने उसे अपने सवालों के जवाब तो दे दिए थे, लेकिन अब बारी थी कोहेन के जवाबों की। फिर कोहेन ने बताया कि उसे स्टोर से निकाल दिया गया था। उसके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए वो डेली जॉब ढूंढने के लिए घर से निकलता है। और कुछ ही समय पहले उसे नया जॉब ऑफर हुआ है। वो उसे बताना चाहता था, लेकिन पहले वो लोग मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मैं जॉब के लिए काबिल हूं या नहीं। कोहेन बताता है कि उसे एक बहुत ही दिलचस्प नौकरी मिली है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी जॉब मैं करना चाहता हूं। वो कहता है उसे डिफेंस में जॉब मिल गई है। वो आज उसे यही बताने के लिए फूल लेकर आया था, पर जो खबर नाडिया ने उसे सुनाई है वो इस खबर के आगे कुछ नहीं है। वो आज बहुत खुश है। हालांकि उसने नाडिया को पूरा सच नहीं बताया था। काम तो वो सरकार के लिए ही कर रहा था, बस उसके काम की खबर किसी को नहीं थी। घर का माहौल अब बदल चुका था। कोहेन को अब और सावधानी से काम करना था। अपने काम की थोड़ी बहुत झलक दिखाने के लिए कोहेन घर पे बहुत सारे मैप्स और काफी फाइल्स लाता था, और उसके लिए नाडिया की हेल्प भी लेता था, ताकि वो खुश भी रहे और उसे शक भी ना हो। फिर 4 महीने के बाद वो वक्त भी आ गया जब अपने पहले मिशन के लिए रवाना होने के लिए कोहेन को अपना घर छोड़ना था। और अब से यही सिलसिला चलने वाला था। कोहेन को सीरिया के लिए निकलना पड़ा। नाडिया तब 24 साल की थी और प्रेग्नेंट भी। उसे अब सब कुछ अकेले संभालना था, अपने होने वाले बच्चे को भी और खुद को भी। यह सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। क्या नाडिया कभी जान पाएगी कि कोहेन क्या काम करता था? कोहेन और नाडिया जब साथ रहते थे तो हमेशा एक दूसरे को कार्ड पे क्यूट क्यूट से नोट्स लिख कर दिया करते थे। और ये नोट्स वो सीधे हाथ में नहीं देते थे, ऐसे कहीं छिपकर, जैसे कभी जूतों में, कभी शर्ट की जेब में, तो कभी टिफिन में। ऐसा वो एक दूसरे को खुश करने के लिए करते थे। और जब कोहेन अपने मिशन पर निकला तो अपने लेटर लिखने के सिलसिले को जारी ही रखा था, ताकि नाडिया को कोई शक ना हो। वो नाडिया को ऐसे पत्र लिखता था जैसे वो यूरोप में हो और सब कुछ नॉर्मल हो। और जब कोहेन वापस आया तब सोफी 1 साल से भी ज्यादा की हो चुकी थी। सोफी, हाँ, नाडिया को एक लड़की हुई थी जिसका नाम उसने सोफी रखा था। उस मिशन से वापस आने के बाद कोहेन पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वेट तकरीबन 4 किलो तक बढ़ गया था। उसकी मूछें बढ़ चुकी थी। वो एली तो लग ही नहीं रहा था। एली पूरी तरह से बदल गया था, बिल्कुल अलग। लेकिन वो बहुत खुश था, जैसे कि भगवान ने उसे खुश रहने का कोई बहुत बढ़िया रीजन दे दिया हो। उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ चुका था, जो उसके चेहरे पे साफ झलकता था। सोफी पहली बार अपने पापा से मिली थी, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। पहचानती भी कैसे? उसने कोहेन को कभी देखा जो नहीं था, बस उसकी बातें सुनी थी। और जिस बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उसकी मां ने उसे बताया था, वो तो उससे बिल्कुल ही अलग था। सोफी को अपने पापा से घुलने मिलने में काफी समय लगा, और उसकी एक वजह यह भी थी कि कोहेन घर वापस तो आ गया था, लेकिन वो हर समय घर पे रहता नहीं था। उसका ज्यादातर समय अपनी एजेंसी के साथ बीतता था। वो उन फाइल्स की स्टडी कर रहा था जिन्हें वो अपने साथ ले आया था, जिनकी पूरी जानकारी
वो अपनी एजेंसी को रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू दे नहीं सकता था। उसे और ट्रेंड किया जा रहा था और मजबूत बनाया जा रहा था। काफी टेक्निकल स्किल्स सिखाए जा रहे थे, क्योंकि कोहेन ने इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी की थी, तो उसे सीखने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। उसकी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें शामिल थी, जैसे उनकी बोली को मिस्र की बोली से सीरियाई बोली में बदलना। एक तरीके से कोहेन के डायलेक्ट को चेंज किया जा रहा था। कोहेन को जिसने ट्रेन किया था वो अब उनके घर भी आने लगा था। वीक में 3 या 4 बार घर आता। घंटों एक कमरे में ये बातें करते और वो कोहेन को किसी प्रकार की प्रेयर करना भी सिखा रहा था। जब उस इंसान का घर आना जाना ज्यादा होने लगा, तब नाडिया उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगी। उसे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था, जिसको लेके कभी कभी वो बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती थी। क्योंकि कोहेन इतने समय बाद आया था, तो वो चाहती थी कि सोफी और वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ ही बिताए, ताकि सोफी भी अपने पापा के साथ कंफर्टेबल हो सके। लेकिन अब तो सिचुएशन ही कुछ और थी। कोहेन एजेंसी तो जाता ही जाता था, लेकिन अब अपना काम वो घर भी लेके आने लगा था। और सिर्फ काम नहीं, अब तो ऑफिस के लोगों को भी, जो नाडिया के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। नाडिया के सवाल पूछने पर कोहेन ने बस इतना ही कहा, अच्छा होगा नाडिया अगर तुम उन लोगों से कोई बात ना करो और ना ही कोई सवाल पूछो। तब भी नहीं जब कभी अगर मुझसे बात ना हो पाए, बल्कि इनसे जितना दूर रह सको उतना अच्छा। उसकी ट्रेनिंग के लगभग 2 महीने हो चुके थे, जिसमें उसने कई तरह के कोड्स को कैसे ब्रेक किया जाता है वो सीखा। मैप कोडिंग, नेटवर्क ट्रेडिंग जैसे कई टॉपिक्स को भी उसने सीखा। अब एली उस एजेंसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। कोहेन इस बात से बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब वो सुकून में था कि अगर कल को उसे कुछ हो भी जाए तो इतने पैसे हैं कि नाडिया और बच्चों की लाइफ को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसे पेंशन भी मिलेगी। एली इस बात से इतना खुश था कि उसने नाडिया को यह कहना शुरू कर दिया था कि अब उसे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें एक क्वीन की तरह रखूंगा, बस एक बार यह सब खत्म हो जाए। लेकिन इस कहानी के एंड में नाडिया को ना तो कोई क्राउन मिलने वाला था और ना ही शायद उसका पति। एली के सीरिया में प्रवेश करने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। बेशक वो बहुत अच्छा जासूस था, उसने अपने काम को बहुत सीरियसली लिया, लेकिन वो नाडिया के साथ बैलेंस नहीं रख सका। उसने नाडिया को बहुत बार विश्वास दिलाया कि वो क्या कर रहा था, लेकिन अब शायद नाडिया उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उसे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। नाडिया को अब उसकी सेफ्टी को लेकर टेंशन होने लगी थी। एजेंसी ने पाया कि एली बहुत टैलेंटेड है और उसने सीरिया के टॉप मोस्ट लोगों में अपनी जगह बना ली है। कई ऑफिसर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के बीच खुद को स्टैब्लिश करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, और ये वो लोग थे जिनका आना जाना वहां के प्रेसिडेंट के घर में लगा ही रहता था। एली के घर होने न होने से नाडिया को जितनी ज्यादा तकलीफ होती थी, उतने ही बेफिक्र थे उसके बच्चे। ना उन्हें उसके होने से कोई फर्क पड़ता था और ना ही उसके ना होने से। यहां पर एली चूक गया था। नाडिया उसे समझती थी, इसलिए उसका साथ देती थी। पर एली के आने से नाडिया में जो बदलाव आते थे, उससे उसके बच्चों को थोड़ा अजीब लगता था। वो कभी बहुत खुश होती थी तो कभी बहुत परेशान। इसलिए एली का उसके बच्चों से कनेक्शन नहीं बन पाया। वो थोड़े से टाइम के लिए आता था और उस थोड़े से टाइम में वो उनसे सारा प्यार पाना भी चाहता था और उन्हें प्यार देना भी चाहता था, लेकिन ये शायद उन दोनों के लिए पॉसिबल ना हो सका। सोफी का जन्म अपने पिता को देखे बिना ही हुआ था। इरीट अपने पिता को जानती नहीं थी। एली जब आखिरी बार घर से निकला था, तब शाय केवल 3 सप्ताह का था। उसने उन्हें क्रॉल करते या उसके पहले दांत को टूटते हुए या चलना सीखते हुए नहीं देखा। आमतौर पर बच्चों का पहला शब्द पापा होता है। नाडिया के बच्चों के साथ उनका पहला शब्द पापा तो था, लेकिन ये जाने बिना कि उनके पापा कौन थे या फिर पापा शब्द का मतलब क्या होता है। इस बीच एली ने अपनी मां के साथ सीरियाई बोली में बात करना शुरू कर दिया, और जब नाडिया को तुरंत एहसास हुआ कि ये मिस्र की बोली नहीं है। उसके घर पे कई सारे लेटर्स आते रहते थे। अक्सर जब एली बाहर होता था, तब नाडिया से कहा गया होता था कि उन्हें ना खोले, लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और नाडिया ने उन्हें खोल लिया। और जब उसने लिफाफा खोला और पढ़ा कि उनमें क्या था, तब उसे एहसास हुआ कि उसका पति घर से, उन लोगों से, इस देश के लिए, इस देश से बहुत दूर जा चुका था।
नाडिया के लिए यह सब बहुत हार्ड था, क्योंकि उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो कैलेंडर पर उसके वापस आने के इंतजार में डेट्स क्रॉस किया करती थी, ताकि एली भी थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके, बच्चों के संभालने में उसकी हेल्प करे। नाडिया ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी। वो जब भी उन लोगों के साथ बैठती तो वो अक्सर उससे एक ही सवाल बार बार पूछते कि वो अकेली क्यों है, कहाँ है उसका पति, वो तीनों बच्चों को अकेले संभालती कैसे है। वो गलत गलत बातें एली को लेके नाडिया से बोलते थे, और नाडिया चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकती थी। इसलिए उसने उनसे दूरी बनाने में अपनी भलाई समझी। अकेलापन नाडिया को अब चुभने लगा था। यह अकेलापन उसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली रूप से भारी पड़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक जिंदा लाश है। और जब एली आया तो वो शाई के साथ प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में थी। वो तो डिलीवरी करना ही नहीं चाह रही थी। उसे पता था कि एक बार डिलीवरी हो गई तो एली फिर से अपना सूटकेस उठाएगा और उसे छोड़कर चला जाएगा। एली को यह बात समझ में आ रही थी, और वो नाडिया को लेकर बहुत डर गया था। उसने नाडिया से कहा कि यह उसका आखिरी मिशन होगा, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने नाडिया को कहा कि वो आज एजेंसी जाकर उनसे बात करेगा। लेकिन जब वो घर वापस आया तो वो एली नहीं था। उसने कोई चर्चा नहीं की कि सुबह उन्होंने जो उसके वापस आने की और अब यहीं रहने की बात की थी, उसका क्या हुआ। वो चुप हो गया था। उसकी एजेंसी को पता लग गया था उनके पास ऐसा कोई एजेंट नहीं था जो एली की जगह लेने के काबिल हो। तो जैसा कि अक्सर होता था, एजेंसी ने सपना देखा एली उसका एक हिस्सा होगा और हमेशा के लिए उनका बनकर रहेगा। वो चाहकर भी अब इससे पीछे नहीं हट सकता था। कोहेन को अब अपने अगले मिशन पर निकलना था, जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। कैसा होगा उसका अगला सफर? क्या सीरियाई इस बार पहचान जाएंगे उसे, या फिर से कामयाब हो जाएगा कोहेन? तो क्या नाडिया से क्या उसका वादा अब टूट जाएगा? अब क्या चाहती है इसराइली एजेंसी? क्या अब एली की जान खतरे में थी? क्या होगा इनका अगला मिशन? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, एली कोहेन, मोसाद का जांबाज जासूस, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। गुड बाय फैमिली। एज अ वाइफ, नाडिया का सफर बहुत ही मुश्किल भरा रहा। आप जिस इंसान से प्यार करते हो, अगर आपको पता चले कि अब उससे दूर होने का टाइम आ गया है, तो उससे ज्यादा दर्द देने वाला पल जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम तो वो आपके सामने ही है, लेकिन कुछ ही देर में शायद हमेशा के लिए आपसे दूर होने वाला होता है। और अब यही होने जा रहा था नाडिया के साथ। नाडिया अब चाहकर भी एली को रोक नहीं सकती थी। शायद वो रुक भी जाता, लेकिन वो जो काम करके आया था, या जो काम करने की ठानी थी, उससे पीछे हटना मतलब खुद की और अपने परिवार की जान को खतरे में डालने के बराबर था। इसलिए ना तो एली खुद को और ना ही नाडिया उसको रोक सकती थी। दोनों ने एक दूसरे की मजबूरी को भांप लिया था। जिस पल एली उस घर से गया, उन सबको समझ आ गया था कि ये आखिरी बार है जब वो एली से मिल रहे हैं। अब एली दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस बार उसे कोई खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि खुद इजराइल सरकार का डिफेंस डिपार्टमेंट वहां भेज रहा था। उसके आखिरी बार सीरिया जाने के बाद सीरिया के लोगों ने उसकी खोजबीन चालू कर दी थी, और ये बात उन लोगों को पता चल चुकी थी। किसी ने उसके बारे में बताया था, और इसलिए अब एली को और अच्छे से रेडी किया जा रहा था। लेकिन इन सब से उसकी लाइफ को बचाना पॉसिबल नहीं था। घर पर एली के आखिरी महीने के दौरान कोई नहीं बता सकता कि नाडिया और कोहेन ने कैसा फील किया होगा। बहुत ही टफ था उन लोगों के लिए ये सब। किसी परिवार के लिए कितना ही दर्दनाक सफर होता होगा जब उसे यह पता चलता है कि इस बार जाने वाला यह शख्स वापस कभी नहीं आएगा। नाडिया और कोहेन ने भी उस दर्द को हर पल, हर घड़ी जिया था। उस दर्द को, उस डर को नाडिया और कोहेन ने महसूस किया था। वो टूट रहे थे, अलग हो रहे थे, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को आते, उन्हें डराते हुए देखा था। एली जा चुका था। उसके मिशन की शुरुआत हो चुकी थी। हर रोज नाडिया का ज्यादातर टाइम भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना में ही जाता था।
एली ने जाते वक्त नाडिया और बच्चों की जिम्मेदारी अपने ट्रेनी या यूं समझ लीजिए अपने सबसे करीबी दोस्त को दे दी थी। यह वही व्यक्ति था जो उनके घर में रह रहा था और एली को इस्लाम की शिक्षा दे रहा था। उसने ही नाडिया को इन्फॉर्म किया था कि एली पकड़ा गया, लेकिन नाडिया को यह बात उसके बताने के एक वीक पहले ही पता लग चुकी थी। उसने फील कर लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। नाडिया ने उस आदमी से पूछा कि एली सीरियाई गवर्नमेंट की कितनी बातें जान चुका है और ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो वहां की सरकार इस कदर एली के पीछे पड़ गई है। क्या उसने कुछ ज्यादा ही गलत किया है? और जब उस शख्स ने नाडिया को एली के केस की गहराई बताई तो वो समझ गई कि अब कोई चांस नहीं है। एली का पता पकड़े गए 2 सीरियाई लोगों ने दिया था जो अमेरिकियों की हेल्प कर रहे थे। ये एजेंट दूसरे देशों के और जर्मन एजेंटों के संपर्क में थे। उन्हें भी पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया और फिर उन्होंने एली के बारे में उन्हें बताया। जब एली इजराइल में अपनी आखिरी छुट्टी पर था, वो जानता था कि वो पकड़े गए थे और इसीलिए वो जानता था कि अगर वो वापस जा रहा है तो उसके साथ क्या होने वाला है। उसके लिए तब यह क्लियर हो चुका था कि वो नहीं बचेगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुखिया ने कहा कि उससे पहले एली के जैसा कोई नहीं था और उसके बाद कोई दूसरा होगा भी नहीं। उसने जो किया उसके लिए वो प्राउड फील करते हैं। एक पति और पिता दोनों होने के बावजूद भी एली की बीवी और उसके बच्चों को कभी उसके होने का सुख नसीब नहीं हुआ। कोहेन ने इजराइल को सीरिया के उन खुफिया रहस्यों की जानकारी दी जिसे दे पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। एली का यह काम बहुत ही साहस भरा था। अपने चालाक दिमाग और ट्रेनिंग का बहुत सही उपयोग करके एली ने इस काम को अंजाम दिया था, जिसे आज भी इजराइल सरकार के इतिहास में याद किया जाता होगा। किसी भी सरकार की सेना में घुसपैठ कर वहां की खुफिया जानकारी प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता जितना यह सुनने में लग रहा होगा, लेकिन यह अद्भुत कार्य कर दिखाने का साहस एली ने दिखाया और उसके इस कारनामे की वजह से इजराइल सरकार भी वो करने में सक्षम रही जिससे वहां हो रहे आए दिन के धमाकों में बहुत राहत मिली थी। एली के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत था। उसके शरीर के साथ जो हुआ वो और भी गलत था। नाडिया ने मोसाद के हेड से पूछा भी था कि जो हुआ क्या आपको लगता है सही था? क्या किसी के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या किसी के परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए? जो इंसान आप लोगों के लिए काम कर रहा है, क्या उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है? क्या उसकी फैमिली के लिए आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सरकार भले ही उनके नाम से सड़कें, म्यूजियम, लाइब्रेरीज खोल दे या फिर सम्मान पत्र दे दे, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया? उन बच्चों का क्या जो अपने पिता को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे? उस मां का क्या जो अपने बेटे से मिल नहीं पाएगी? एजेंसी ने तो बस अपना एक एजेंट खोया। उस परिवार में से तो एक घर का मेंबर ही कम हो गया। अपने दर्द को गुस्से की तपिश के साथ बयान करते हुए नाडिया ने एजेंसी से कहा, आप नया एजेंट ले आएंगे, पर क्या मैं अपना पति, अपना एली वापस ला पाऊंगी? अब सबको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, फिर भी उसकी रक्षा करने के बजाय आपने उसे उस जगह दोबारा भेज दिया जहां से उसके लिए वापस आना मुमकिन ही नहीं था। क्या आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोग कितने सेल्फिश हो गए थे? नाडिया के इन शब्दों ने जैसे उन लोगों की आत्मा को हिला के रख दिया था। उन लोगों को समझ में आ चुका था कि फैमिली सेंटिमेंट्स और फैमिली सेंसिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और शायद आज भी वो लोग इस बात का ख्याल रखते हैं। इसलिए कोहेन के साथ जो हुआ वो कभी किसी और के साथ रिपीट नहीं किया गया। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि जो जज्बात, जो हिम्मत, जो बहादुरी और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत कोहेन में थी, वो अब तक उन्हें किसी और में नहीं मिली। अपने काम के लिए उसकी ईमानदारी और डेडिकेशन सच में औरों के लिए मिसाल कायम करते हैं। पिछले एपिसोड से हमने आपको नाडिया और कोहेन के रिश्ते में होने वाले उतार चढ़ाव, उनके प्यार, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग्स और उनकी एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। इस्राइल के लिए बलिदान केवल कोहेन ने नहीं दिया था, बल्कि उसमें उसके परिवार का भी उतना ही हाथ है। अकेले बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना कितना कठिन होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोहेन की डेथ के बाद नाडिया ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उसकी फैमिली वालों ने उस पर बहुत प्रेशर भी बनाया, पर उसने मना कर दिया। अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और आज सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह सेटल भी हैं।
कुछ सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है कि कोहेन के जाने के बाद कुछ समय तक नाडिया ने भी मोसाद को ज्वाइन किया था और उनकी हेल्प की थी। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एली ने सीरिया में अपनी पकड़ बनाई, कैसे सीक्रेट्स को हासिल किया, कैसे लोगों का ट्रस्ट उस पर इतनी जल्दी हो गया था। क्या कोहेन की कोई सीक्रेट वाइफ भी थी? और क्या हुआ था कोहेन के अंतिम क्षणों में उसके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, एली कोहेन, मोसाद का जांबाज जासूस, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। चैप्टर 7, गुड बाय फैमिली। कोहेन यानी कमाल अब सीरिया वापस आ चुका था। उसने सीरिया गवर्नमेंट से मिले ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया था। कोहेन जब पहली बार सीरिया आया था तो उसने तभी एक अरब बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया था, जिससे उन्हें काफी मदद भी मिली। अगर आपके पास एक फॉरेन कंट्री का अकाउंट होता है तो अपने आप उन लोगों की नजर में आ जाते हो जहां इन अकाउंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कोहेन ने भी वही दिमाग लगाया और कमाल के नाम से एक अकाउंट ओपन करवा लिया। फरवरी 1962 में कोहेन दमिश्क पहुंचे। वो अपने साथ एक बहुत छोटा सा लेकिन पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर ले गए थे। उसे उन्होंने ऐसे छिपा के रखा था कि कोई चाहकर भी उसको ढूंढ नहीं पाता। उसे एक फूड मिक्सर में छिपा कर ले गए थे। एस्पिरिन के रूप में साइनाइड की गोलियों को उन्होंने अपने साथ रखा था। टूथपेस्ट ट्यूबों में उन्होंने केमिकल बम छिपा के रखे थे और शेविंग क्रीम के डब्बे में उन्होंने कैमरा रख रखा था। उन्होंने सीरियाई सेना के मेन ऑफिस के सामने रोड की दूसरी तरफ जानबूझकर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। कोहेन अपने दोस्तों के साथ अक्सर खेती करते हुए वक्त गुजारते थे, जो धीरे धीरे सीरिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बनते जा रहे थे। 1963 में सरकार गिर जाने के बाद कोहेन के पुराने दोस्त अमीन अल हाफिज सीरिया के राष्ट्रपति बने और यहीं पे कोहेन पहला खेल जीत गए थे। और हाफिज के साथ जानबूझकर बनाई गई दोस्ती से अब उन्हें फायदा होने वाला था। हाफिज के लिए कोहेन पूरी तरह से विश्वास करने लायक था और इसीलिए उसने कोहेन को ऑफर भी किया था कि वो डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर दे। कोहेन की पार्टियां बहुत ही कमाल हुआ करती थी और उसमें अब और भी बड़े बड़े लोगों का आना जाना शामिल हो गया था। इन पार्टीज में वो अपने काम के बारे में खुलकर बात करते थे, जिससे कोहेन को बहुत फायदा होता था। वो जानबूझकर सबको शराब पिलाया करता था और अपनी पार्टीज में लड़कियों की भरमार रखता था, ताकि शराब और लड़कियों के चक्कर में वो वहां आए और उस बारे में बातचीत करें जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत कोहेन को थी। कोहेन को न केवल खुफिया सैन्य ब्रीफिंग में मौजूद रहने का मौका मिला, बल्कि उन्हें गोलान हाइट्स में सीरियाई सैन्य ठिकानों का दौरा तक करवाया गया। उस समय गोलान हाइट्स इलाके को लेकर सीरिया और इसराइल के बीच काफी तनाव था। अपना कदम जमाने के तुरंत बाद कोहेन ने सीरियाई सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी और योजनाएं इसराइल तक पहुंचाना शुरू कर दिया। जासूसी के क्षेत्र में कोहेन की कोशिशें उस वक्त और अहम हो गईं जब साल 1963 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ। बाथ पार्टी को सत्ता मिली और इनमें से कई लोग थे जो अर्जेंटीना के जमाने से कोहेन के दोस्त थे। उन्होंने कोहेन की काफी मदद की, जिससे इसराइल की खुफिया एजेंसी को बहुत फायदा हुआ। एली कोहेन ने इसराइल को जो खुफिया जानकारी भेजी थी उसमें से बहुत सी तो क्लासिफाइड हैं, पर कुछ पब्लिक हो गई थी, जिनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि कोहेन की शुरुआती रिपोर्टों में से एक ने इसराइल में एक आर्म्ड अटैक की वार्निंग दी थी और उसका रिजल्ट ये आया कि इसराइल ने अपने एयरक्राफ्ट की हेल्प से उन बेस कैंप्स को स्पॉइल कर दिया और वहां होने वाले हमले को रोक दिया। कोहेन को पता चला कि हजारों यहूदियों को भगाने वाला नाजी वॉर क्रिमिनल फ्रांज रेडमाकर सीरिया में छिपा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन भी उसने जर्मनी को भेज दी, जिसे बाद में पकड़ लिया गया और ट्रायल के लिए जेल ले जाया गया। कोहेन ने रूस द्वारा अडॉप्ट की गई सीरियाई सेना के मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें रूस के न्यू मिग-21 फाइटर की क्लोजअप तस्वीरें, अपग्रेडेड सोवियत T-54 टैंक का सीरिया में इंपोर्ट होना और रूस के प्लान का एक पूरा सेट शामिल है, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि कैसे सीरिया एक ही झटके में नॉर्दर्न इसराइल को तबाह कर सकता है। बात पार्टी का बोलबाला होने लगा था और एली कोहेन उस पार्टी के सरकार में आने पर वहां रहना चाहते थे। उन्होंने बाथ लीडर्स के साथ बहुत ही केयरफुल होकर अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। पॉलिटिक्स की अंदर की खबर जानने के लिए अपना बहुत सारा टाइम कैफे में भी स्पेंड करने लगे और धीरे धीरे अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने लगे। कोहेन अब तक सबकी नजरों में कुंवारा था, जो कि उसके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ। हर पार्टी में अक्सर वो नई लड़कियों के साथ नजर आता था। एक वक्त पे तो उसके चाहने वालों में वहां टोटल 17 लड़कियां शामिल थी,
जो उसके लिए कुछ भी करने को हमेशा रेडी रहती थी। एली को हमेशा से पता था कि इन लड़कियों की बदौलत वो किसी भी ग्रुप और पार्टी का हिस्सा बड़ी ही आसानी से बन सकता था, और खतरा होने पर यही लड़कियां उसकी हेल्प भी करेंगी। टाइम के साथ साथ कोहेन ने सबका दिल और विश्वास इस कदर जीत लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जॉर्ज सैफ के वो बहुत करीबी हो गए थे। एक बार जॉर्ज सैफ किसी से फोन पे कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे। अचानक मिनिस्ट्री के एक डायरेक्टर बिना बताए एंट्री करते हैं। एली के सामने इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हुए देखकर उन्होंने सैफ से पूछा, आप कैसे किसी स्ट्रेंजर के सामने इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि ये कितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं? कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सैफ ने शांति से जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं, वो मेरा बहुत ही करीबी और भरोसेमंद दोस्त है। इस इंसिडेंट के बाद से ही कोहेन को भी भरोसा हो गया था कि अब यही मौका है जब वो अपना काम बड़ी आसानी से कर सकता है। अपने रेडियो ट्रांसमीटर का यूज करके उन्होंने इसकी जानकारी इजरायली सेना को दी। कोहेन ने उन्हें यह भी बताया कि हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां सीरिया अपना कदम उठाती इससे पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया और उनके सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। सीरिया इजराइल को परेशान करने के लिए आए दिन कई हथकंडे अपनाता था, और उसमें से एक था जॉर्डन रिवर वाला केस। कोहेन ने इजराइल को बताया कि सीरिया के ऑफिसर्स प्लान कर रहे हैं कि इजराइल को किस तरह से भूखा रखकर मारा जा सकता है, या यूं कहें कि उन्हें कैसे बिना पानी के तड़पाया जा सकता है। लेकिन इस बार सीरिया का यह प्लान पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार इजरायली डिफेंस ने अपने एक बहुत ही काबिल जासूस को उनके बीच भेज रखा था, जो अपना काम बहुत ही सावधानी और चालाकी से कर रहा था। और सीरिया का यह प्लान तब फेल हो गया जब इजरायली मिलिट्री ने उनके अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के ऊपर बमबारी शुरू कर दी और एक एक करके उनके होने वाले हमलों को पहले ही स्पॉइल कर दिया। सीरिया को इस बार समझ आ गया था कि कोई ना कोई तो है जो उनके पीछे रह के उन्हें ही धोखा दे रहा है, क्योंकि यह तीसरी बार था जब उनका कोई बड़ा प्लान फेल हुआ था। कई छोटे मोटे प्लान्स की तो गिनती ही नहीं थी। न जाने कितने ही जासूसों को पकड़ा गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है वो। सीरिया भी अब चौकन्नी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था जो कोहेन को करना था। बस ये एक काम और कोहेन वापस अपनी जिंदगी में दोबारा जा सकता है, अपनी पत्नी और बच्चों के पास। क्या था वो आखिरी काम? क्या कोहेन वापस आ पाएगा, या इस बार वो पकड़ा जाएगा? क्योंकि अब सीरिया के ऑफिसर्स सतर्क हो चुके थे। जानने के लिए सुनते रहिए जांबाज जासूस की कहानी, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। चैप्टर 8, मिशन गोलान हाइट्स। एली के कनेक्शन की वजह से एली को गोलान हाइट्स जाने का मौका मिला। यह सीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, या एक तरह से कह लीजिए कि स्ट्रेटेजिक एसेट, जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। एली को जब स्पाई के लिए सेलेक्ट किया गया था, तब यही एक वजह थी, क्योंकि इजरायली एजेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से नॉर्दर्न इलाके में इतने हमले होते रहते हैं, सुबह शाम दिन रात, कभी भी किसी भी वक्त। 1948 से 1967 तक सीरिया इजराइल की नॉर्दर्न एरिया को लगातार परेशान कर रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये हमले होते कहां से। ना कोई प्लेन, ना कोई सेना, बस गोलीबारी शुरू। और आज कोहेन को मौका मिल गया था यह जानने का कि कैसे ये लोग उस इलाके पर हमला करते हैं। गोलन हाइट्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी और टॉप सीक्रेट भी, और केवल कुछ ही ऑफिसर्स को वहां जाने की परमिशन थी। हर जगह कोहेन का पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कमाल अमीन ताबिद के लिए नहीं। और इसी वजह से कोहेन वहां के छोटे छोटे से पार्ट को बड़ी ही बारीकी से फॉलो कर रहे थे, और इसमें वो सफल भी रहे। गाइड के रूप में काम करने वाले सीनियर स्टाफ ऑफिसर्स के साथ एली कोहेन को मॉन्यूमेंटल प्रपोर्शन की एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग प्रोवाइड की गई थी। सीरियाई सेना के ऑफिसर्स ने एली को सीरियाई सेना द्वारा बनाए गए फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया। आपको जानकर हैरानी होगी, जब वहां के ऑफिसर्स एली को वहां के तौर तरीके बता रहे थे, तो एली ने उनसे पूछा कि आपने तो मुझे सब दिखा दिया कि कैसे आप उन पर नजर रखते हैं, कैसे आपको उनकी हरकतों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मुझे यहां कोई भी सिपाही नजर क्यों नहीं आ रहा जो उन पर नजर रखता हो? आपके बंकस कहां है? यह सवाल था तो बहुत ही पेचीदा और शक से भरा हुआ, लेकिन वहां पहुंचने पर कोई भी यह सवाल उनसे पूछता ही, क्योंकि किसी को भी वहां तैनात फौज कभी नजर नहीं आ सकती थी। वैसे किसी को भी इसकी जानकारी देना मना था, और किसी सिविलियन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एली उन आम लोगों में से नहीं था।
इसलिए उस ऑफिसर ने उसे इशारा करके बताया। क्या आप सोच सकते हैं कि वो इशारा किस ओर किया गया था? वैसे उस इशारे ने एली को भी कुछ देर के लिए डरा दिया था। ऑफिसर ने इशारा ठीक एली के नीचे किया था, जहां वो खड़ा था। जी हां, उन्होंने अपने बंकर्स जमीन के नीचे बनाए हुए थे। सीरिया का एरिया क्योंकि ऊंचाई पे था, तो जितनी आसानी से सीरिया की सेना इजराइल पर नजर रख सकती थी, उतनी ही मुश्किल होती थी इजराइल को। इसलिए इजरायली अपने बचाव और उन पर नजर रखने के लिए फाइटर प्लेन और समुद्री रास्ते से उन पर नजर रखते थे। और इसलिए सीरिया की सेना ने जमीन के अंदर अपने बंकर्स बनाए थे, ताकि इजरायली सेना को पता न चल सके कि सीरियाई सेना ने कहां से छिपकर हमला किया है। वो अफसर एली को उन बंकर्स के अंदर भी लेके गया, और वहां जाके ही उसे पता चला था कि कैसे सीरियाई इजराइल पर हमला करते थे, और किसी को पता भी नहीं चलता था। उन बंकर्स से सब कुछ बहुत साफ साफ नजर आता था। सीरियाई सेना ने योजना पहले से ही नहीं बना के रखी थी। इनकी भी अपनी एक कहानी थी। उन्होंने एली को बताया कि इजरायली उन पर किसी भी वक्त हमला कर देते थे। उनके कई गांव उन्होंने नष्ट कर दिए थे। उनका कहना था कि वो तो गांव वालों पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते थे, किसी का भी लिहाज नहीं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, किसी को भी बचाने का भी मौका नहीं देते थे। और तभी उन सब से बचने के लिए उन्होंने ये तरीका सोचा। वैसे उन बंकर्स में रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। वहां के सैनिकों के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता था। बस इसी बात को एली ने नोटिस कर लिया था, और तभी एली ने चालाकी दिखाते हुए उन्हें सजेस्ट किया कि उस जगह पर तैनात सीरियाई फौज के लिए वहां पेड़ लगाने चाहिए। इससे फौज को ना वहां सिर्फ धूप से छाया और ठंडक मिलेगी, बल्कि इजराइल की निगाहों से कवर भी मिल जाएगा। एली ने यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए। सीरियाई ऑफिसर्स एली की इस बात से बहुत इंप्रेस हुए और तुरंत मान भी गए। यहां एली अपना काम कर चुका था। यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उसे और इजरायली सेना को पता था कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वहां हमले होते हैं। एली ने तुरंत इजराइल को इसकी जानकारी दी। यूकेलिप्टस के पेड़ के डिजाइन को फॉलो करके अब उन्हें पता चल रहा था कि सीरियाई किलेबंदी कहां कहां है और ये हमले कैसे हो रहे हैं। अब बस इन्हें रोकना बाकी था। अमीन अल हाफिज के साथ एली की दोस्ती बड़ी काम की चीज साबित हुई। हाफिज के प्रधानमंत्री बनने के बाद एली को सीरियाई उपरक्षा मंत्री भी माना जाता था। लेकिन सीरियाई सरकार में अब चेंजेस चालू हो चुके थे, जिनकी वजह से अब एली को परेशानी होने लगी थी। इसके अलावा नए सीरियन इंटेलिजेंस के कमांडर कर्नल अहमद सुइदानी ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया, और एली उनकी हिट लिस्ट में आ गया था। वो एली को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उस पर पता नहीं क्यों उनका शक बढ़ता ही जा रहा था। वहां गोलान हाइट्स से होने वाले हमलों में भी अब थोड़ी राहत मिली। एली ने अपना डर अपनी एजेंसी के सीनियर्स को बताया, और नवंबर 1964 में अपनी लास्ट इजराइल यात्रा के बाद सीरिया में अपने काम को फिनिश करने की डिमांड की। फिर भी इजरायली इंटेलिजेंस ने उसे एक बार फिर सीरिया लौटने के लिए कहा। इजरायली मिनिस्टर को अभी और भी जानकारियां चाहिए थी, और उन्होंने कोहेन को दोबारा सीरिया भेजा। सीरिया में कोहेन को शक के घेरे में लिया जा चुका था। उसे अब केयरफुल रहने की जरूरत थी। जासूसी के क्षेत्र में कोहेन के टैलेंट को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद उनमें एक कमी भी थी, और वो थी उनकी लापरवाही। कोहेन की लापरवाही की प्रवृत्ति सबको पता चल चुकी थी। उनके बॉस द्वारा बार बार उन्हें वार्निंग देने के बाद भी वो उसे अनदेखा कर रहे थे। अपने इजरायली संचालकों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए कोहेन ने रेडियो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। उन्हें कहा जाता था कि इसका इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करिए, और समय का भी पूरा ध्यान रखिए। एक ही समय का उपयोग ना करें। लेकिन ये बात कोहेन ने समझने में बहुत देर लगा दी। अपने संचालकों द्वारा दी गई इस चेतावनी को उन्होंने गंभीर रूप से नहीं लिया, और रेडियो ट्रांसमीटर का यूज बहुत बार या हमेशा दिन के एक ही समय पर भेजने के लिए करते रहे। सीरियाई इंटेलिजेंस ने पहले अपने ट्रांसमीटर के माध्यम से इजराइल को झूठी जानकारी भेजने के लिए कोहेन का यूज करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया, और मोसाद को कोहेन के पकड़े जाने की खबर मिल गई। खेल खत्म हो गया जब राष्ट्रपति अल हाफिज जैसे कोहेन ने एक सच्चा दोस्त बनकर धोखा दिया था, ने शो ट्रायल का ऑर्डर पास कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोहेन के साथ क्या होने वाला था, लेकिन उसने खुद को उन सबके लिए रेडी कर रखा था। जब दोनों मिले तो कोहेन ने अपना परिचय दिया। मैं तेल अवीव से एली कोहेन, इजरायली सेना में एक सैनिक हूं। और इस बार उसे प्राउड फील हो रहा था कि उसे अपना नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे गर्व था कि उसने अपनी कंट्री के लिए जो किया वो उसकी ड्यूटी थी। एली कोहेन पकड़ा जा चुका था, लेकिन क्या उसकी लापरवाही ही थी जो उसके पकड़े जाने के लिए जिम्मेदार थी, या फिर कुछ और भी था जिसकी वजह से वो लोग उसे पकड़ पाए थे? क्योंकि इतनी चालाकी से सारे काम करने वाला कोहेन इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता था?
सिर्फ ट्रांसमीटर का यूज गलत तरीके से करना ही उसकी नाकामयाबी थी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए इस जांबाज जासूस की कहानी सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 9, मिशन शलाल। तो अब हम कहानी का वो हिस्सा सुनाने जा रहे हैं जो इस कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतने सालों में जब कभी भी किसी को भी एली पर शक नहीं हुआ, तो अचानक कैसे एली को पकड़ लिया जाता है, वो भी नए जनरल के आने की वजह से। चलिए इसके लिए चलते हैं उस कहानी के उस पन्ने पे। हाफिज के प्रेसिडेंट बनने से 1 साल पहले एली ने अपने अपार्टमेंट में एक शानदार पार्टी दी थी। उस समय के जनरल का भतीजा एली का बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था। वो डिफेंस के एक अच्छे ओहदे पर था। वो जनरल से अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसके भतीजे को अपना मोहरा बनाया। उस रात जनरल भी वहां आते हैं। आपको बता तो चुके ही हैं कि एली की पार्टियां कैसे हुआ करती थी। इसीलिए जनरल के आने का भी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, उस पार्टी की लड़कियां, जिसके बारे में उसके भतीजे ने उसे बताया था। लड़कियां उस जनरल की कमजोरी थी। जनरल तो उस रात वहां अय्याशी के मकसद से आया था, लेकिन एली का मकसद उस दिन कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसने अपने ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को खबर दे दी थी कि आज बात पार्टी सीरिया पे हमला कर सकती है, क्योंकि आज जनरल और डिफेंस के बाकी मिनिस्टर भी उस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन यह हमला वैसा हमला नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, जिसमें गोले बारूद या ब्लास्ट होते हैं। बात पार्टी के सैनिक इस बार वहां की एम्बेसी और प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करने वाली थी। यहां एली की पार्टी भी जोर शोरों से चल रही थी। इस पार्टी का इंतजाम एली ने ऐसा किया था कि कोई भी पार्टी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, और इसी का फायदा उठाया बात पार्टी के सैनिकों ने। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में हमला करके वहां के प्रेसिडेंट से इस्तीफे पर साइन करा लिए और रेडियो स्टेशन में जाकर गन पॉइंट से यह अनाउंस कर दिया कि रातों रात करंट प्रेसिडेंट ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। वहां यह हमला खत्म होता है और यहां एली की पार्टी। इस इस्तीफे के बाद जनरल ही वहां का प्रेसिडेंट बनता, इसलिए जैसे ही वो पार्टी से घर जाने के लिए बाहर निकलता है, उनको भी बंदी बना लिया जाता है। और बस इसी एक्सीडेंट के बाद हाफिज को प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया जाता है। माजी अद्दीन जनरल के भतीजे का नाम था, और पिछले 2 साल से एली उसके साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था। यह वही इंसान था जो एली को बॉर्डर पर लेके गया था। इसी की मदद से एली वहां के डिफेंस की सारी खबरें रख पा रहा था। क्योंकि माजी एक जनरल चीफ का भतीजा था, तो उसका एक्सेस बहुत ही कमाल का था। माजी एली को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था और अपनी सारी बातें भी उससे शेयर करता था। उसी की मदद लेकर उस रात एली ने वो हमला करवाया था और रातों रात वहां की सरकार बदल गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि माजी की बदौलत ही एली को पता चला था कि उन्होंने सोवियत से हाथ मिला लिया है, और वो उन्हें काफी ऐसे हथियार प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो इजराइल वहां बैठे बैठे ऐसे हमले कर सकता है जिसके उन्हें भनक भी नहीं लगेगी, और वो मौत के घाट उतरते जाएंगे। जब माजी एली को बॉर्डर पे ले गया था, तब एली वहां के कर्नल होतुम से वहां मिला था। उसने माजी को बिना कुछ कहे ये बता दिया था कि उसे पता होना चाहिए कि किसी भी सिविलियन का वहां आना मना है। लेकिन एली ने अपने चाम से उस कर्नल को भी अपनी बातों में उलझा लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि माजी का कितना अहम रोल था एली की लाइफ में। लेकिन माजी के चाचा की गिरफ्तारी के बाद वो उसे इग्नोर भी कर रहा था। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो उसको जानता था। इन 1 साल में उसने कई बार एली से मिलने की कोशिश की। वहां कोहेन, लादेन और हाफिज को एक साथ देखता है। उसे शक होता है कि सीरियाई फिर से कोई नई चाल चलने वाले हैं। एली तुरंत इसकी खबर अपनी एजेंसी को भेजता है। अब एली की अगली चाल थी ये पता लगाना कि हाफिज और लादेन के बीच क्या बात हुई है, फिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और इसके लिए उसने फिर से वही किया जो वो अक्सर किया करता था। वो एक गवर्नमेंट पार्टी में जाता है, क्योंकि हाफिज अब प्रेसिडेंट बन चुका है, तो वो भी वहां पे इनवाइटेड था। एली ने वहां अपने और हाफिज के कुछ खास ऑफिसर्स के बीच हाफिज की तारीफें करनी शुरू कर दी। और आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई पीठ पीछे आपकी तारीफ करे तो उसको लगता है कि उससे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं। हाफिज तक इसकी खबर पहुंचती है। वो बहुत इंप्रेस भी होता है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हाफिज ने उससे वो बात भी शेयर कर ही दी जिसका इंतजार एली खुद ही कर रहा था। हाफिज लादेन और एली की मीटिंग्स करवाता है। लादेन उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का राजा था। खैर, उन दोनों की मुलाकात होती है और उस मीटिंग में उसे पता चलता है कि लादेन सीरिया में एली मतलब कमाल के शिप्स के थ्रू कुछ ऐसा मंगवाना चाहते थे जो सबके आम शिप्स के थ्रू नहीं मंगवाया जा सकता था। पहले तो एली इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर इसकी मंजूरी दे देते हैं। ये काम एजेंसी की मंजूरी से ही होता है।
लेकिन यहीं पे एली और एजेंसी दोनों से चूक हो जाती है। एली का ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए अब घातक साबित होने वाला था। वह माजी को भी पता चल जाता है कि एली की उसके साथ दोस्ती एक धोखा थी और यह साजिश का एक हिस्सा थी। उसने बात पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उसका यूज किया था और उसके चाचा को भी बंदी बनवा लिया था। बात पार्टी के सत्ता में आने से एली को और भी आसानी होने वाली थी क्योंकि उसका प्रेसिडेंट हाफिज होता। वहां इजरायली एजेंसी शलाल पर हमले की तैयारी करने लगती है। शलाल वो है जिसकी प्रिपरेशन लादेन हाफिज के साथ मिलकर कर रहा था। लादेन ने शिप से खेती करने वाली मशीनें मंगवाई थी, लेकिन एक्चुअल में ये वो मशीनें थी जिनसे सीरिया इजराइल के पानी के सोर्स को पूरी तरह बंद करने वाला था। वो वहां के पंपिंग स्टेशंस को ब्लॉक कर देता, जिससे इजराइल पानी के लिए तरस जाता, और हाफिज लादेन की मदद से एली के शिप से उन्हीं के इक्विपमेंट्स को मंगवा रहा था। हाफिज इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन्स के थ्रू उन सारे इक्विपमेंट्स को फिनिश कर दिया। लेकिन एली की इतने दिनों से चली आ रही कोशिश तब बेकार हो जाती है जब उस पर नए जनरल को शक होने लगता है, और यह हमला उसके शक को और भी पक्का कर देता है। तो क्या अब एली पकड़ा जाने वाला था? क्योंकि उन इक्विपमेंट्स के बारे में सिर्फ लादेन, हाफिज और एली को पता था। क्या नए जनरल को पता लग गया है कि ये कौन कर रहा है, या फिर माजी ने उसके बारे में किसी को बता दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए जांबाज जासूस की कहानी, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 10, एली सेंटेंस टू डेथ। एली ने अपने देश के लिए जो किया उसे कभी कोई नहीं भूल सकता, और उसके पकड़े जाने पर सीरियाई सैनिकों ने जो उसके साथ किया वो भी भूलने वाला नहीं है। सीरिया पे हो रहे लगातार हमले और उनके सीक्रेट मिशन का हर बार फेल होना, उन्हें पता लग चुका था कि कोई है जो उनके बीच का ही है और उन्हें धोखा दे रहा है। एली जब दोबारा सीरिया जाता है तो वहां पर माहौल बदला हुआ था। नए जनरल ने अपनी एक टीम बना ली थी जिसकी मदद से वो उस जासूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह तो पता लग गया था कि खबर पहुंचने के लिए हाई ट्रांसमीटर का यूज हो रहा है, लेकिन यह कौन है इसका पता लगाना मुश्किल था। नए जनरल को इस ट्रांसमीटर पर पहला शक तब हुआ जब एक सॉकर मैच के दौरान उस बिल्डिंग का चैनल पूरे मैच के दौरान आ जा रहा था, और ऐसा तभी होता है जब कोई ऐसा नेटवर्क आसपास हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। उस टाइम रात के 8 बज रहे थे। एली को बहुत बार बोला भी जा चुका था कि वो अपनी टाइमिंग का ध्यान दे, लेकिन वो बेफिक्री से इसका यूज करता था। जनरल ने उस बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा भी था कि क्या ऐसा अक्सर होता है, तो वो बताता है कि हाँ, रात को 7 से 8 के बीच ही ऐसा ज्यादा होता है। और ये वही बिल्डिंग थी जिसके एक अपार्टमेंट में एली ने एक घर लिया हुआ था। और उस दिन भी जब जनरल अपनी टीम के साथ उस इलीगल फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए निकले थे, तो वो वहीं आकर रुकते हैं जहां एली का अपार्टमेंट होता है। जनरल को शक तो हो गया था कि ये कौन कर सकता है, लेकिन वो सबूतों का वेट कर रहा होता है, और इसलिए शलाल के अटैक के बाद वो वेट करता है ट्रांसमीटर के ऑन होने का। 18 जनवरी 1965 को 8 सीरियाई सुरक्षा अधिकारी कोहेन के दमिश्क अपार्टमेंट में घुस गए। कोहेन उस वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इजरायली मिनिस्टर से बात कर रहे थे। इस इंफॉर्मेशन लीकेज का पता लगाने के लिए सीरियाई मॉडर्नाइज सोवियत वायरलेस स्कैनर का यूज कर रहे थे, जिसने कोहेन की रेडियो फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमीटर को डिटेक्ट कर लिया। दुनिया की बेस्ट स्पाइंग एजेंसी का बेस्ट जासूस, जो अब तक सीरिया की नाक के नीचे रहकर अपना गेम खेल रहा था, फाइनली पकड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि माजी ने खुद नए जनरल को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, और माजी को इसकी खबर एली की किसी गर्लफ्रेंड ने दी थी, जिससे एली ने शादी करने से मना कर दिया था। और जब उस पर शो ट्रायल चला तो वो गवाह के रूप में भी सामने आया। एली को घंटों बर्फ की सिल्लियों पर रखा जाता था, बॉडी पार्ट्स को जलाया जाता था, उसे कभी भी सोने नहीं दिया जाता था, और जब उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती थी तो उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। कोहेन को 8 मई को मौत की सजा सुनाई गई। इजराइल कोहेन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लग गया। वो जो जो कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन उन्हें और कोहेन दोनों को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कोहेन को पता था कि यह उसका आखिरी मिशन था। कोहेन को सभी सीरियाई जासूसों और अपराधियों के साथ हिरासत में डाला गया। उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। वो चाहते थे कि वो इजराइल के राज उन्हें सौंप दे, पर यह पॉसिबल नहीं था। उनके पास कनाडा के प्रधानमंत्री जॉन डाइफिन बेकर के साथ साथ कई विदेशी सरकारें थी जो कोहेन की लाइफ के लिए उन्हें मना रही थी, पर सारी कोशिशें बेकार गई। 18 मई 1965 को कोहेन को
सीरियाई लोगों की भारी भीड़ के सामने फांसी पर लटका दिया गया और उसके शरीर को अगले 6 घंटों के लिए वहीं लटका के रखा था। वो पूरे देश को संदेश देना चाहते थे कि एक गद्दार के साथ हम ऐसा ही करते हैं, और फिर उसके पार्थिव शरीर को सीरिया के किसी अननोन प्लेस में दफन कर दिया गया। मगर उसे दफन करने से पहले उसके शरीर को उन्होंने कई हिस्सों में काट डाला। एली कोहेन की डेथ के 2 साल बाद 6 दिन युद्ध छिड़ गया। इजराइल ने 2 दिन में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन उससे पहले उन्हें सीरियाई गन इंस्टॉलेशन और गोलान स्लोप के बंकरों को नष्ट करना पड़ा। इजराइल के पायलटों के लिए यह काम इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उन्हें कोहिन के सुझाव पर लगाए गए यूकलिप्टस के पेड़ों को ही निशाना बनाना था। इजराइल ने तो जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपने सबसे बेस्ट स्पाई को खो दिया था। इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है। कोहेन की मृत्यु के बाद के 50 वर्षों में उनके परिवार और इजराइल की सरकारें, जो अपने योद्धा को कभी नहीं भूले हैं, आज भी कोहेन के बचे हुए पार्ट्स और निशानी के लिए सीरिया से लड़ रहे हैं। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें बस कोहेन के बॉडी रिमेन्स दे दिया जाए, पर पता नहीं ये कब तक चलेगा। नाडिया आज भी उसका इंतजार कर रही है, ताकि उसके लास्ट रिचुअल्स कर सके। जिसने अपने देश के लिए इतना किया, शायद किसी दिन उसको इजराइल में वो छोटी सी जमीन मिल जाए जो उसका हक है। देश के लिए कुर्बानी देने वाले बहुत ही कम होते हैं, और उनमें से कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी अपने